एज प्लेयर तो टेंशन होती है, बट उतना फ्री होता है बंदा, क्योंकि प्लेयर में मुझे पता है मैंने मेहनत करने, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, मतलब कोई वो नहीं है, कोच का भी सुनना है सारा कुछ। बट एज कोच एक तो आपका पहले पहले या कि अगर मैं बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सबकी निगाहें मेरे पर होती है। जब मैं अपनी बात करूँ सर, जब मेरा टाइम था खेलने का, उस टाइम घर वाले डंडे से मारते थे, खेलने गया तो मारूंगा, पढ़ाई कर। बट नाउ डेज स्पोर्ट्स एक ऐसा प्रोफेशन बन गया सर कि ये एक आइकॉन बनता है। जैसे यहाँ पर स्टेडियम बन जाए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल जाए, वहाँ पर मेडिकल सेटअप हो, साइंटिफिक सेटअप हो, आने वाले समय में 2 साल में जब ये चीज़ें आ जाएंगी, आप देखो जेएनडीयू के टॉप पे होगा। आज एक द्रोणाचार्य निकले हैं, कल आपको 100 द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेंगे, अर्जुन अवार्ड मिलेंगे, खेल रत्न अवार्ड मिलेंगे। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ करवाते हैं जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत है जो कि पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जम्मू कश्मीर के, और इसके अलावा नेशनल चीफ कोच हैं वुशु जो खेल है उसमें, और इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर हैं फिट इंडिया मूवमेंट के। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है कुलदीप हांडू। हांडू साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। इतना रिच प्रोफाइल, और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा, आपकी अचीवमेंट्स तो बहुत है। 27 साल आपको इस खेल में हो गए, और 27 साल लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद आपको द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर से आपको वो एजाज़ मिला। आप फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। आपसे जानना चाहूँगा, ये 27 साल का सफ़र जो है वो कैसा रहा? सर ये पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बुलाया इस प्रोग्राम में सर। तो सेकेंडली सर कि मैं 27 साल हो गए इस स्पोर्ट्स से, वुशु से रिलेटेड। मैं पहले ताइक्वांडो स्टार्ट करता था रघुनाथ मंदिर में। जब माइग्रेशन हुई तो उस टाइम थोड़ा सा पहले क्रिकेट की तरफ, तो आपको पता है कि जेएनडीयू के ज़्यादा रुचि ज़्यादा क्रिकेट की तरफ रखते हैं। बट सर जब माइग्रेशन के बाद यहाँ पर आ गए तो उस टाइम थोड़ा सा फ्यूचर थोड़ा सा नहीं दिखा अच्छा, क्योंकि जो वहाँ पर कश्मीर में था, जो वहाँ पर लगता था कि मैं मतलब इंजीनियर और डॉक्टरी में जाऊँगा, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा परिस्थिति नहीं रही सर। बट फिर साथ ही साथ थोड़ा सा मैं मतलब हाईली मोटिवेटेड बनता हूँ सर। घर में भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो पढ़ाई की तरफ तो कश्मीरी पंडित हूँ सर, वहाँ पर तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। बट मुझे थोड़ा सा हाइट वाइट अच्छी थी, तो मुझे लड़के ने बोला कि यार आप स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा आता हूँ, क्रिकेट खेलते हो। बट क्रिकेट मुझे तो ऑप्शन नहीं लगी। बट साथ ही मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया। उस टाइम बड़ा मार्शल आर्ट का क्रेज़ चल रहा था, तो देन स्टार्टेड मार्शल आर्ट में। अपने यहाँ पर गुरुजी थे हमारे विशाल शर्मा जी, उनके पास गया तो उनने मुझे प्रॉपरली अच्छी तरह से गाइड किया, और साथ मतलब उनने मुझे एडमिशन वहाँ पर करा दिया। तो देन आई प्लेड ताइक्वांडो, और साथ ही साथ उनने मुझे बोला कि हमारी दूसरी गेम भी है तो वुशु। तो उस टाइम वुशु उतनी पॉपुलर नहीं थी, तो ताइक्वांडो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो उन्होंने बोला था कि आप, क्योंकि आपकी जो हाइट है और बिल्ड है, तो मुझे लगता है कि आप वुशु में ज़्यादा फिट रहोगे, बट ताइक्वांडो खेलो, बट साथ साथ वुशु को भी करो। बोला सर, मैंने बोला सर ठीक है जैसे आपने बोला। तो देन आई प्लेड ताइक्वांडो भी खेला, तो मेरा फर्स्ट नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आ गया स्टेट के बाद में ही। तो मगर मेरा जब वुशु की प्रैक्टिस करता था उसमें मुझे अपना कंफर्ट जोन लगता था कि उसमें, क्योंकि वुशु जो है टोटली कंप्लीट मार्शल आर्ट है। इसमें आपने किक, पंच एंड थ्रो भी सारा, मतलब जैसे कॉम्बैट फाइट चलती है पूरा, उसमें आपका मतलब हर कोई पार्ट आपका यूज़ होता है। ताइक्वांडो में हम उस टाइम खाली किक यूज़ करते थे, बट वुशु में जैसे बॉक्सिंग करनी है, जूडो रेसलिंग करनी है, जूडो करना है, और किकिंग भी करनी है। तो मुझे ज़्यादा था ध्यान रखा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगती थी इसमें, तो मैंने साथ साथ इसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो 95 में मैंने पहला नेशनल खेला, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट गोल्ड आ गया जो स्टेट की तरफ से, और मैं लगातार 11 साल में नेशनल चैम्पियन रहा इसमें। फिर उसके बाद नेशनल गेम्स में भी गोल्ड आ गया, इंटरनेशनल में, एशियन चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया, साउथ एशियन गेम्स में मेरे 3 बार गोल्ड आ गए, इंटरनेशनल मेरे 6 मेडल आ गए, और लगातार मैं रिकॉर्ड रहा जेएनडीयू में कि 11 साल लगातार मैं नेशनल चैम्पियन रहा। मेरा वेट थोड़ा सा अप चल रहा था, 80 चल रहा था। उस टाइम जो एशियन गेम्स में वेट था वो था ऑलमोस्ट 75 लास्ट कैटेगरी थी, 70 लास्ट कैटेगरी थी। तो मैंने कोशिश बड़ी की कि मैं थोड़ा सा वेट डाउन करके, बट फेडरेशन नहीं माना, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया का जो स्टेटस था, हम अदर स्पोर्ट्स में आते थे उस टाइम। अदर स्पोर्ट्स में मीन्स कि उस टाइम ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नहीं मिलती थी स्पोर्ट्स में। खुद ही जो जाना है बाहर, जो आपने जाना तो खुद अपने पॉकेट से जाना। तो वी आर एट दैट टाइम अदर्स कैटेगरी में। तो फेडरेशन ने मुझे पुश किया कि नहीं यार, आपको थोड़ा सा ध्यान अब कोचिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो आप कोचिंग, क्योंकि हमारा उतना रिजल्ट अभी नहीं आ रहा वर्ल्ड या एशियन चैम्पियनशिप में, इंटरनेशनल फोरम पे। तो मैं कोचिंग की तरफ थोड़ा स्विच हो गया।
तो फर्स्ट टाइम मैं जूनियर टीम के साथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया था, वहाँ पर हमारा पहला ब्रॉन्ज मेडल आ गया। फिर साथ ही अगले साल में जूनियर टीम के साथ फिर गया, एशियन चैम्पियनशिप में हमारे 4 मेडल आ गए। तो 2008 2009 में भी हमारी एशियन चैम्पियनशिप थी, उसमें मेरे 5 मेडल्स आ गए। तो फिर हमारी जो मेन इवेंट था दैट वाज एशियन गेम्स 2010। एशियन गेम्स में हमारा 2006 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। उस टाइम हमारा जो लेवल था थोड़ा अदर से हम कैटेगरी प्रायोरिटी में चले गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करने लगी। बट मेन जो हमारा जो टास्क था दैट वाज 2010। उस टाइम एशियन गेम्स में हमारा मेडल ज़रूरी था, अगर मेडल नहीं आते तो हम शायद अदर्स में वापस जाते हैं। और 2010 में मैं एशियन गेम्स में मैं लगभग 1.5-2 साल इंडियन टीम के साथ रहा एज कोच, नेशनल कोच। तो उस टाइम हमारे 4 खिलाड़ी उसमें क्वालिफाई कर गए थे और 4 में से फिर हमारे 2 मेडल आ गए, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और उस टाइम से आज तक हम प्रायोरिटी कैटेगरी, हाई प्रायोरिटी जोन्स में आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये वुशु खेल है क्या, ये कहाँ का खेल है और फिर किस तरह से इसको खेला जाता है? बेसिकली सर वुशु एक चाइनीज़ ऑरिजिन है सर, ये चाइनीज़ गेम है, चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। इसमें 2 पार्ट्स हैं सर। इसमें जो गेम देखे जाए इसमें 2 सेक्टर्स हैं। लाइक फर्स्ट संडा, जैसे जिसमें मैं कोच हूँ मैं, वो फाइटिंग का है, जैसे आपने देखा होगा बॉक्सिंग या UFC देखते होंगे, सिमिलर टू दैट। उसमें किक पंच थ्रो आप कर सकते हो। सेकंड इज़ तावलू, दैट इज़ अ सोलो इवेंट, वो उसमें विद वेपन्स या बेयर हैंड भी करते हैं। आपने देखा होगा कुंग फू में, शाओलिन टेम्पल्स वो कभी तलवार से करते हैं, कभी वो बड़े वेपन्स यूज़ करते हैं। तो सेम लाइक दैट। तो मेरा जो इंटरेस्ट है दैट इज़ सांशो संडा। तो ये है, ये टोटली सर इसमें क्या है कि इसमें पूरा आपका मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स बोलते हैं वुशु को सर। मतलब जितने ही मार्शल आर्ट है उसका मदर ऑफ, क्योंकि ऑरिजिन हर गेम्स का जो मार्शल आर्ट है वो यहीं से वुशु से ही निकला है। तो तब से वुशु चल ही रहा है। और मतलब आज देखो सर हाई प्रायोरिटी जोन्स में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बड़ा सपोर्ट करती है। और हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस 3 अभी खुले हैं, 5 की अभी गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हमारा इसमें ठीक चल रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या स्कोप है इस गेम का, क्या पोटेंशियल है? मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो कहाँ पे आप ट्रेन कराते हैं बच्चों को? और उसके अलावा जैसे मैंने फ्यूचर की बात की कि प्रोस्पेक्टिव क्या है इस गेम का, क्योंकि हर कोई गेम में अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो दूर का सोचता है कि इसमें कोई फ्यूचर होना चाहिए। तो कितना फ्यूचर है इस गेम का? सर अगर हम JNK की बात किया जाए तो वुशु नंबर 1 स्पोर्ट्स है JNK में सर। आपने देखा होगा, लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू भी किया था। 2018 में फर्स्ट टाइम हमारा एशियन गेम्स में मेडल आया था, वो वुशु से ही आया था। 2015 में हमारा वर्ल्ड में मेडल आया था, वो वुशु से आया था। और उसके बाद फिर 2017 में हमारे 2 वर्ल्ड में मेडल आ गए, वो भी वुशु से आए थे। 2016 में एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल आया था, वो हमारा वुशु से आया था। तो वर्ल्ड और एशियन में जो मेडल आ रहे हैं तो वो वुशु से ही आ रहे हैं। सैफ गेम्स में लगातार 3 गोल्ड आए हैं हमारे, तो वो भी वुशु से ही आए हैं। बाकी अब बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बट वुशु का लेवल जो है वो ज़्यादा ऊपर है बनस्पत के बाकी गेम्स से। और हमारा जो गेम है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। और हमारा कश्मीर की बात किया जाए, अभी हमारे रिसेंटली जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी, नेशनल 20th जूनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप। उसमें हमारे JNK की नंबर 3 रहा, ओवरऑल सेकंड में, 3rd रहा, रनर अप। तो उसमें जो 6 के 6 खिलाड़ी थे, 6 के कश्मीर जोन से ही आ गए। तो जम्मू में थोड़ा सा वो एग्ज़ाम चल रहा था, तो बट 6 खिलाड़ी का 2 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज आए थे, वो कश्मीर जोन से ही मतलब गए वो मेडल। तो वर्ल्ड में हमारा जो सिल्वर मेडल आ गया था जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वो बड़गाम से लड़का है सलीम कुमार, उसका मेडल आया था। एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर, और उसके साथ ही मास्को वुशु स्टार्स में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीम भेजी थी, उसमें लड़की ने उसका नाम है मुनज़्ज़ा गाजी, वो भी कश्मीर से ही बिलोंग करती है, श्रीनगर से, उसका मेडल आया था। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कश्मीर से भी मेडल, इंटरनेशनल में लेवल में मेडल ला रहे हैं, और जम्मू से भी। हमारा यहाँ पर सांबा डिस्ट्रिक्ट से हमारे वहाँ पर राजेंद्र सिंह लड़का है, उसके 3 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आ गए, वर्ल्ड कप में मेडल आ गए। तो प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट की जो SRO जो 314 अभी वो बंद हो गया 2014 से, उसमें वो ऑलरेडी है, और बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री में सीट मिलती है इसमें। और हमारे यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट्स में वुशु का सेंटर है, जैसे अभी जम्मू में भगवती नगर है, MS स्टेडियम में है, श्रीनगर में गिंदुर स्टेडियम में है, बड़गाम में है, हर ज़िले में जहाँ जहाँ इंडोर स्टेडियम है तो वहाँ पर वुशु की क्लास चल रही है। और इसका बड़ा प्रॉस्पेक्ट्स है बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे लड़कियों को इसमें आना चाहिए सर। कुलदीप जी, एक लंबा तजुर्बा है आपको इस गेम का, अब आप कोच भी हैं इस गेम के। मुझे ये बताएं कि क्या एज ग्रुप आप मान के चलते हैं कि बच्चों को इस गेम में किस ग्रुप में आना चाहिए? सर बच्चों को तो सर इसमें आपको मतलब 5 साल के बाद तो बच्चे आना चाहिए इसमें सर, क्योंकि 5 साल से बच्चा अगर आ जाए तो 10 साल से थोड़ा सा उसको ज़्यादा लोड नहीं देते हैं, उसको मतलब रिक्रिएशन उसको लिया जाता है। बट उसमें क्या होता है कि उसकी बेसिक्स और प्लस उसकी स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रेचिंग उसकी अच्छी हो जाती है।
तो वो जब वो 5 साल मेंटेन करता है, 10 साल के बाद हम उसको फिर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं। अगला मेरा सवाल इसी के साथ है जो अभी आपने कहा। मुझे ये बताएं, आप एक अच्छे प्लेयर में, एक प्रोस्पेक्टिव प्लेयर में क्या देखते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? सर उसमें मतलब एक तो पहले तो फर्स्ट है कि वो डेडिकेटेड प्लेयर होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, और उसमें मतलब हर कोई, जैसे आपकी आजकल हम पहले सर आजकल इतना साइंटिफिक ज़माना हो गया सर कि आजकल वो ज़माना नहीं था कि हाँ बच्चे आ गया उसको मैं ट्रेनिंग दूँ। आजकल अगर आपने कोई उसका बच्चे का फ्यूचर देखना है, पहले मैं उसको देखना है कि ये मेरी गेम में फिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने उस पेरेंट्स को भी नहीं धोखा देना है कि जो मेरे पास आता है, क्योंकि आजकल इतना पेरेंट्स में इतना ज़ील है, इतना एंथुसियास्टिक होते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए, नेशनल और इंटरनेशनल में खेले। तो मैंने पहले हम आजकल एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट देखते हैं कि बच्चे का जो मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वूशू में, वो उसमें वो है कि नहीं। उसको बायो मैकेनिकल टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसको करते हैं। यहाँ पर चलो अभी JNK में उतना नहीं है, बट हम अपना तजुर्बे से उसको देखते हैं कि ये फिट है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ है या ना कि लीन है। अगर लीन बॉडी है तो उसको हम तावलों में शिफ्ट करते हैं, अगर उसकी बॉडी स्टाउट है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो दिलेर है, तो मैं उसको सांशो पार्ट में रखता हूँ। तो ये चीज़ आजकल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि साइंटिफिक के मेथड्स के बगैर आप आजकल बच्चे को कामयाब नहीं, मतलब उसका प्रोस्पेक्ट्स नहीं दे सकते, या उसको फ्यूचर मतलब बाहर आप बोलोगे कि इंटरनेशनल में मेडल लाएगा, कुछ लाएगा, जब तक वो सारे उसमें क्वालिटीज़ नहीं हो। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपके लिए, पहले आप प्लेयर थे, अब आप चीफ कोच हैं, तो कितना मुश्किल है और कितना डिफरेंस आपको लगा दोनों में? सर इस टाइम एज कोच बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, हर किसी का टेंशन रहता है। एज प्लेयर तो टेंशन होती है, बट उतना फ्री होता है बंदा, क्योंकि प्लेयर में मुझे पता है मैंने मेहनत करने, रिजल्ट तो आएगा, मतलब कोई वो नहीं है, कोच का भी सुनना है सारा कुछ। बट एज कोच एक तो आपका पहले या कि अगर मैं बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि सबकी निगाहें मेरे पर होती है, फेडरेशन आप पे ऊपर बैठी होती है कि भाई रिजल्ट आना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करोड़ों रुपए खर्चा इन्वेस्ट करती है आप पर, तो उन पर भी निगाहें होती है कि वो साल में 8-10 मीटिंग लेती हैं, भाई बता दो भी आपकी प्लानिंग्स क्या है, बच्चों में डेवलपमेंट क्या है, आपने कितने टेस्ट लिए, उनका कितना चेंजेस आई हैं, आप बता दो उनका कितने टेस्ट लिए हैं आपने, उसका मॉड्यूल बना दिया, आपकी प्लानिंग्स क्या है, आगे क्या है, बच्चे का एशियन गेम्स में आपका जो आपका एक्शन प्लान बना है उसमें मेडल क्या आएगा, आपके अगर 10 लड़के सेलेक्ट हैं कितने मेडल आप दे दोगे, वो पूरा एक प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है, हर मीटिंग में हमें देना पड़ता है। तो कोच पे तो बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और जब से ये अवार्ड मिला है तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई है कि हमारा 2-3 बार हमारा 2 गोल्ड मेडल एशियन गेम में मिस स्किप हुआ है। अभी 2022 में हमारी एशियन गेम्स हो रही है हांगझाओ में, तो मेरा ड्रीम है और मेरा कोशिश रहेगी कि भारत को मैं गोल्ड मेडल दे दूँगा। अच्छा, फैसिलिटीज़ में आपने देखा होगा बहुत फ़र्क होता होगा, आप इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या फैसिलिटीज़ की कमी आपको लगती है? सर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पॉलिसी चल रही है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम। जैसे अगर हम कंपेयर करेंगे चाइना से, तो मुझे लगता है एट पार ही चल रहा है चाइना से। पहले हम बड़ा पीछे थे उनसे, बट अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टॉप्स की स्कीम है सभी लाई है सर, टारगेट ओलंपिक पोडियम सर, वो एक बड़ी स्कीम अच्छी लाई है। उसमें सर जो मेडल प्रॉस्पेक्ट्स जो प्लेयर होते हैं उनको सर वो ऑलरेडी उस जोन में डालते हैं, टॉप्स में सेलेक्ट करते हैं, उसे मीटिंग्स होती है, उसकी अचीवमेंट देखते हैं 4-5 साल से अचीवमेंट्स के, तब जाके उसको टॉप्स में डालते हैं। टॉप्स का मतलब है सर कि जब प्लेयर एक टॉप में गया, जैसे बानू था, वो लास्ट ईयर हमारे 9 खिलाड़ी थे, बानू वाज अमंग देम, तो मैं उसका हेड कोच था उस टाइम टॉप स्कीम का भी। तो उस टाइम बच्चों का तो क्या था कि उसमें जो बच्चा अगर सेलेक्ट टॉप्स में हो गया उसको 50,000 रुपीज़ पर एनम उसको मिलता है, प्लस बाहर अगर उसे ट्रेनिंग करनी है 2 महीने 3 महीने वो कर सकता है, और जो भी उसको फैसिलिटी चाहिए, जैसे इक्विपमेंट चाहिए, कोई उसको फिजियो चाहिए, कोई मैस्योर चाहिए, जो भी उसको चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रोवाइड कर देती है, जो टॉप्स में लड़का होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम अभी टॉप्स में क्या किया, जो जूनियर में भी उन्होंने टॉप्स की स्कीम लाई है कि जो हमारे यूथ थे उनको भी उसमें डाल दिया, उनको 25,000 पर मंथ, बाकी सेम फैसिलिटी जो सीनियर को मिलती है वो मिलती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो जो ये चल रही है तो इससे एक बड़ा मॉरल बूस्ट हो रहा है प्लेयरों का, और हर डिस्ट्रिक्ट्स में खेलो इंडिया सेंटर बन रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है सर हर जगह पे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जब बच्चा ग्रास रूट पे ग्रूम हो जाएगा तभी जाके वो उस स्टेज में आ जाएगा। जैसे अभी खेलो इंडिया सेंटर्स खुले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में खेलो इंडिया सेंटर खुले हैं, वहाँ पर प्लेयर को वो फैसिलिटी सारी मिलती है जो इंटरनेशनल प्लेयर को मिलती है। वहाँ पर जो प्लेयर पहले से उसको बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो वो तैयार होकर, जब वो तैयार हो जाएगा वो वहाँ पर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस आजकल स्कीम है NCOE, उसमें सेलेक्ट होता है। एंड NCOE में जब सेलेक्ट हो गया, अगर वो जो बच्चा मेडल प्रॉस्पेक्ट्स हो वो साथ ही जंप करेगा सिर्फ टॉप्स में, और टॉप्स में जब बच्चा आ गया तो 100% उसका मेडल स्लॉट होता है सर। अच्छा, नेशनल चीफ कोच बने हुए आपको एक
अच्छा अरसा हुआ। जम्मू कश्मीर के अलावा आप मुख्तलिफ़ स्टेट से बच्चे देखते होंगे, आते होंगे। जम्मू कश्मीर के टैलेंट को देखते हुए आप क्या देखते हैं जब उनसे आप उनको कंपेयर करते हैं? क्या लगता है आपका यहाँ का टैलेंट जो है वो कैसा है? सर यहाँ पर एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है सर कि यहाँ पर हम हाइट चूटते हैं सर, और जो हमारी मार्शल गेम है उसमें हाइट शूट ट्रेनिंग का बड़ा बेनिफिट होता है। आप देखो सर कि जो वुशु का है, मैंने आपको पहले ही बताया सर कि वुशु का जो लेवल है इंडिया में, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर में हम फर्स्ट 3 में आते ही आते हैं। सीनियर में भी सेकंड आ गए थे हम, तो सब जूनियर में भी सेकंड थर्ड, जूनियर में भी सेकंड थर्ड आ रहे हैं या फर्स्ट आ रहे हैं। तो हमारा जो पोटेंशियल मेडल जो लड़के हैं, जो हमारे अगर अभी लास्ट प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 लड़के गए थे, उसमें तो 2 लड़के JNK के गए थे। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करना चाहिए कि यहाँ पर हाइट सेंटर्स बना दें। क्योंकि यहाँ पर नेचुरल है, आप जाओ पटनीटॉप जाओ, आप गुलमर्ग जाओ, आप सोनामर्ग जाओ, बहुत सारे जोन से हाइट सेंटर अगर यहाँ पर 4-5 बन जाएंगे और हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग जोन्स अच्छे से मतलब प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग हो, जैसे यहाँ पर स्टेडियम बन जाए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल जाए, वहाँ पर मेडिकल सेटअप हो, साइंटिफिक सेटअप हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में 2 साल में जब ये चीज़ें आ जाएंगी, आप देखो JNK टॉप पे होगा। आज 1 द्रोणाचार्य निकले हैं, कल आपको 100 द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेंगे, अर्जुन अवार्ड मिलेंगे, खेल रत्न अवार्ड मिलेंगे, प्लस एशियन गेम्स के ओलंपिक मेडल्स निकलेंगे। बट गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट इस टाइम हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर रेज कर रही है, बट साथ ही साथ उनको 2 मेजर सेंटर जैसे श्रीनगर है, जम्मू है, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्लस ये जो मेडिकल सेटअप और साइंटिफिक सेटअप है, कंडीशनिंग हॉल है, ये चीज़ देखना जाए। और जो प्लेयर हमारे जो मेडल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जैसे वुशु से मेडल दे रहा है, तो उनको थोड़ा सा हट के इसको फैसिलिटी, जो हमारे 5-6 लड़के हैं जो मेडल जोन्स में हैं वर्ल्ड में या एशियन गेम में, उनको एक फैसिलिटी दिया जाए। तो उनको वो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप्स की स्कीम दे रहे हैं, वो हर साल तो नहीं होता, साल या 2 साल रहता है, उसके बाद प्लेयर आता है अपने स्टेट में, तो स्टेट को भी उनको थोड़ा सा वो चीज़ मिलनी चाहिए। चलो उतना नहीं, बट थोड़ा सा 50% अगर प्लेयर को यहाँ पर भी मिल जाए, मैं बोल रहा हूँ कि हम किसी से पीछे नहीं है, हम बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। हरियाणा भी हमारे पीछे रहेगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होना चाहिए। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक्सेल करेंगे इस फील्ड में। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर रेज हो रहा है, मैंने बताया सर हर डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेडियम बन रहा है, बट जो अभी रिक्वायरमेंट है सर कि हर डिस्ट्रिक्ट्स में जो खुल रहा है बहुत बढ़िया खुल रहा है सर, क्योंकि अब खेलो इंडिया सेंटर भी हर जगह खुल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी पर्टिकुलरली हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स ले लें, श्रीनगर और जम्मू, मेजर कैपिटल सिटीज़ है, तो अगर यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ मिल जाए जो एक बेसिक प्लेयर को चाहिए और एक प्रोफेशनल प्लेयर को चाहिए, वो यहाँ पर मिल जाए, जम्मू में भी, और हॉस्टल फैसिलिटी हो, जैसे कुपवारा का बच्चा या राजौरी का बच्चा कोई पोटेंशियल हो, उसको अगर वो अच्छा है तो उसको हम ग्रूम जम्मू में करें, उसको वो एजुकेशन सेटअप यहाँ पर मिल जाए, खाना पीना यहाँ पर मिल जाए, और जो उसकी जो फैसिलिटी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो यहाँ पर मिल जाए और कोच मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ कि हम किसी के पीछे नहीं रहेंगे सर आने वाले समय में। कुलदीप जी, मेरा आखिरी सवाल इस प्रोग्राम में, जाहिर सी बात है आप एक रोल मॉडल हैं बहुत सारे बच्चों के जो इस गेम में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत सारा यंग टैलेंट, जैसे आपने खुद कहा कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं जिसमें इस गेम को खेला जाता है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? किस तरह से उनको डेडिकेटेड रहना चाहिए? किस तरह की मेहनत की ज़रूरत है? क्योंकि ये द्रोणाचार्य अवार्ड ऐसे नहीं मिलता है, इसमें आपको उम्र लग गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब आप जो है वो कोचिंग में चले गए हैं, तो यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो हर साल निकलते हैं, हर साल उभरते हैं, हर साल आते हैं। तो ऐसे में जो यंग टैलेंट है जो इस गेम में हैं या जिनको रुचि है, जिनको इंटरेस्ट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये तो एक अच्छा कुछ क्वेश्चन है सर आपका, कि पहले सर मैं बोल रहा हूँ कि एक खिलाड़ी जब आता है इस गेम में, किसी भी गेम में, नॉट ओनली वुशु, मैं हर किसी गेम में, वो सिंसियर, डेडिकेटेड और डिटरमाइंड होना चाहिए कि मैंने बस खेलना है और अपना नाम रोशन करना, और टारगेट उसको फिक्स करना है कि मेरा टारगेट क्या है, लक्ष्य। विदाउट लक्ष्य आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगर मेरा टारगेट था, मेरा तो अवार्ड था अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य लेना, इसमें से क्या क्या मैंने अचीवमेंट करनी थी वो मैंने तभी जाके पूरी हो गई। तो एक बच्चा जब गेम चुनता है तो उसको पहले ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड है कि जब मैं अपनी बात करूँ सर, जब मेरा टाइम था खेलने का, उस टाइम घर वाले डंडे से मारते थे, खेलने गया तो मारूंगा, पढ़ाई कर। उस टाइम सोचते थे कि शायद खेलना वाला एक बेकार चीज़ है, बट नाउ डेज स्पोर्ट्स एक ऐसा प्रोफेशन बन गया सर कि ये एक आइकॉन बनता है। आप देखो सर, अभी नीरज चोपड़ा मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, कितना मतलब उसकी फ्यूचर सेफ हो गया उसका सर। एक आज जितने भी ओलंपिक के मेडलिस्ट है, वर्ल्ड मेडलिस्ट है, उनका सर आज करोड़ों रुपया मिलता है सर, उनके नाम पे स्टेडियम बन रहे हैं और उनको जॉब डायरेक्ट गेस्टेड ऑफिसर मिलती है सर।
तो एक अच्छा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन की तरफ ले लो। और आजकल पेरेंट्स इतना सपोर्टिंग है सर, इतना सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स को। आज देखता हूँ कि बच्चा, जब छोटा बच्चा आता है, माँ उसके पीछे पानी लेके आ जाती है। हमारे टाइम ये नहीं था। तो एक बच्चा जब आ जाए, वो तीनों चीज़ें सिंसियर हो, डेडिकेट हो और उसको टारगेट फिक्स हो, मैं चाहता हूँ कि बहुत कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है जो दुनिया में उसका ना मिले। सेकेंडली कि बहुत सारे जो यूथ है यहाँ पर, वो शॉर्टकट मेथड चूज़ कर रहे हैं, डोपिंग की तरह आते हैं या ड्रग्स लेते हैं। गवर्नमेंट ने इतना एवेन्यूज़ खोले हैं सर कि स्पोर्ट्स की तरफ आ जाओ, अपनी जो एनर्जी है वो चैनलाइज स्पोर्ट्स की तरफ लगाओ और अपना नाम रोशन करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स है। स्पोर्ट्स है आजकल एक सर, आप देखो पहले आईपीएस आईएएस या इंजीनियर बनते थे उसका रुतबा अलग था, बट आजकल जो स्पोर्ट्स में मेडल आता है सर, कोई लड़का ओलंपिक में, आप देखो नीरज चोपड़ा का देखो या अपनी मैरी कॉम देखो सर, उनका रोल ही अलग है सर। उनका सर मतलब आईपीएस से भी ज़्यादा उनका रुतबा मिलता है सर। तो क्योंकि वो देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए नाम रोशन करते हैं सर, नेशनल स्टार्स है सर। तो ये एक बड़ा स्पोर्ट्स, एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। इसको अपनी जो एनर्जी है वो चैनलाइज अच्छी तरह से कर लो और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस सबको सर। कुलदीप जी, आपने अपना वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। ये थे कुलदीप हांडू, जो कि नेशनल चीफ कोच हैं इस वक्त वुशु के, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी, और इसके अलावा 27 साल का लंबा करियर। तो ये एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं खेल के मैदान में। तो आज के प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा एक शेर के साथ। कहते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम ख़ैज़ मौजू से वो घबराया नहीं करते। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।